हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चर हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम हो, चाहे सीएसआईआर नेट हो, आईआईटी जैम हो, बीएचयू हो, सीयूसीईटी हो या डीयू हो, उसके प्रोस्पेक्टिव से ये जो टॉपिक है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये जो टेबल है नीचे आएगी, उसको आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। कैसे भी करके ट्रिक यहाँ पे हम भी आपको बताएंगे और कुछ आप अपनी ट्रिक्स भी लगा के यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक आधे हम यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल निकाय व ब्रेवे जालक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवाइस लेटिस। अब देखो, जितने भी क्रिस्टल निकाय हैं, सभी क्रिस्टल निकायों को उनकी एकक कोष्ठिका के सदिश, एकक कोष्ठिका के सदिश कौन से होते हैं हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। एकक कोष्ठिका के सदिश कह सकते हैं या एकक कोष्ठिका के जो भुजाओं की लंबाई कह सकते हैं। एकक कोष्ठिका के सदिश व उनके मध्य कोण, उनके मध्य कोण मतलब अक्षों के मध्य, जैसे कोई भी जैसे एकक कोष्ठिका है ये, तो इनके अक्षों के मध्य जो कोण है, ये भुजाओं के मध्य कोण, और भुजाओं के आधार पर 7 मूलभूत क्रिस्टल निकायों में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब जितने भी क्रिस्टल सिस्टम हैं उनको 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिवाइड किया गया है। अब देखो, ये जो 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें भी आगे क्या है, इन 7 क्रिस्टल निकायों के 14 प्रकार के त्रिविम जालक होते हैं। ये जो 7 क्रिस्टल निकाय हैं, इनके कितने प्रकार के त्रिविम जालक, आकाशीय जालक होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। अब जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रेवे जालक या ब्रेवाइस लेटिस कहते हैं। तो यही क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर 2015 में पूछा गया था कि जो ब्रेवाइस लेटिस हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 14 होती है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्रिस्टल समूह की क्रिस्टल निकायों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। क्रिस्टल निकायों की संख्या 7 और क्रिस्टल निकायों की टोटल जो प्रकार है वो कितने हो गए, 14 होते हैं टोटल ब्रेवाइस लेटिसों की संख्या। अब देखो, एक नीचे एक टेबल है, आपको कुछ भी ट्रिक लगा के इसको याद रखना है। अब देखो, 7 मूलभूत निकाय एवं उनकी विशेषताएं। देखो, यहाँ से किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास होने वाली है, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर होंगे, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस हो, बीएचयू एमएससी एंट्रेंस हो, सीयूसीईटी एमएससी एंट्रेंस हो या आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आएंगे इसी टेबल में से। तो आपको देखो, आज तो ये काम करना है कि इसको किस हिसाब से हम मेमोराइज कर सकते हैं। देखो, 7 मूलभूत क्रिस्टल निकाय हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। देखो, ये तो हम पहली जो है क्रिस्टल निकाय है घनीय, जिसको बोलते हैं क्यूबिक। देखो, इसमें जालकों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। ये तो आप 11वीं क्लास में या 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखो, घनीय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है सिंपल क्यूबिक, जिसको बोलते हैं सरल घनीय। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घनीय जालक। और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो उसको बोलते हैं फलक केंद्रीय घनीय जालक। तो घनीय जो क्रिस्टल निकाय है उसमें जालकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये तो आप बहुत पढ़े हुए हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एकक कोष्ठिका जो होती है ना, उसकी तीनों जो भुजाएं हैं, घन है तो उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। और तीनों जो कोण हैं, अक्षों के मध्य कोण है, तीनों का क्या वैल्यू होगी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 होगी। ये तो घनीय तो आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो इसमें तो आपको पता है कि जालकों की संख्या कितनी है, 3 है। अब देखो, इसमें आपको बस यही याद रखना है कि जालकों की संख्या कितनी है, कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष, देखो द्विसम मतलब दो जो भुजाएं हैं ना वो समान है, और लंबाक्ष है मतलब इनके जितने भी अक्षों के मध्य जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये देखो, दो भुजाएं समान हैं
और तीसरी असमान हो गई। तो दो भुजाएं समान द्विसम, दो समान हैं और तीसरी समान नहीं है। और लंबाक्ष मतलब अक्षों के मध्य जो एंगल है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको याद हो गया होगा। और ये जालकों की जो संख्या होती है 2 होती है। द्विसम मतलब द्विसम में कितने होंगे जालकों की संख्या 2। अब देखो तीसरा जो है विषम लंबाक्ष, जिसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। अब देखो विषम लंबाक्ष, विषम मतलब सभी जो भुजाएं हैं वो असमान हैं और लंबाक्ष हैं, पर मतलब तीनों जो भुजाएं हैं वो असमान हैं। ए बराबर ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, तीनों भुजाएं असमान हैं। साथ में लंबाक्ष तो हैं, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। और इसमें विषम लंबाक्ष में सबसे ज़्यादा जालकों की संख्या होगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जालकों की संख्या किस में है, ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष में। कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट है त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष, अब देखो यहाँ पे लंबाक्ष खत्म हो गया तो एंगल देखो 90 नहीं रहेगा। तो त्रिसमन्ताक्ष है, त्रिसमन मतलब तीनों सम, 3 सम है। तो तीनों सम है, देखो ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन लंबाक्ष नहीं है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन लंबाक्ष डज नॉट इक्वल्स टू 90। और त्रिसमन्ताक्ष रोम्बोहेड्रल की जो संख्या होती है, इसमें जालकों की जो संख्या होती है केवल एक ही होता है। नेक्स्ट है षटकोणीय। देखो षटकोणीय में क्या होता है, इसमें जालकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और इसमें देखो दो भुजाएं तो समान होती है, लेकिन तीसरी भुजा जो है ना इसके बराबर नहीं होती है। मतलब लंबाई चौड़ाई तो बराबर होती है, लेकिन ऊंचाई जो है ना वो हाइट जो है बराबर नहीं होती है। तो षटकोणीय में ए इक्वल्स टू बी बट डज नॉट इक्वल्स टू सी। अब देखो षटकोणीय में अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो तो 90 डिग्री है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे हम पहले की पढ़ी है, दो भुजाएं समान है तो दो एंगल भी समान है। देखो इधर षटकोणीय में दो भुजाएं समान है तो दो एंगल भी समान है। तीसरी भुजा असमान है और एंगल का वैल्यू है 120 डिग्री। तो षटकोणीय के लिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है एकंताक्ष। एकंताक्ष और त्रिंताक्ष, इन दोनों में देखो भुजाएं देखो असमान रहेंगी, तीनों भुजाएं। देखो एकंताक्ष में जालकों की संख्या कितनी है, 2 है। और इसमें भुजाएं देखो तीनों भुजाएं असमान है, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। लेकिन इसमें देखो दो एंगल अल्फा और गामा तो समान है, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। अल्फा और गामा की वैल्यू 90 डिग्री है। त्रिंताक्ष मतलब देखो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। देखो इसमें देखो न तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, न तीनों एंगल बराबर हैं, और न 90 के बराबर हैं एंगल। तो ये तो थी क्रिस्टल निकाय। अब देखो इनको टोटल को कर लो आप। 3 और 2 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13 और 13 और 1 14। तो टोटल जो क्रिस्टल निकायों हैं कितने हैं, 14 प्रकार के हैं। तो मतलब 14 ब्रेवाइस लेटिसों की संख्या कितनी हो गई, 14 है। और क्रिस्टल निकाय कितने हो गए, 7 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्रिस्टल निकाय और ब्रेवाइस लेटिस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिलर सूचकांक। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मिलर सूचकांक या मिलर इंडेक्सेस। देखो मिलर सूचकांक जो है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल जो है 90% तक आपको मिलेगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि शॉर्ट में कि मिलर सूचकांक को परिभाषित कीजिए, और फिर नीचे छोटा सा एक न्यूमेरिकल दे दें कि ये क्रिस्टल तल हैं जिसके जालक नियतांक ये हैं और इसके मिलर सूचकांक आप ज्ञात करो। तो ये जो मिलर सूचकांक वाला जो टॉपिक है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे एग्ज़ाम किसी की भी हो, एमएससी एंट्रेंस हो, बीएससी की हो, आरपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, किसी की भी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले मिलर सूचकांक किसे कहते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये कोई क्रिस्टल है। अब देखो ये कोई क्रिस्टल आपके पास में, अब आपको क्या करना है, एक चाकू लेना है और इसको खट 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 से काट देना है। तो ऐसे ऐसे काट दोगे आप, देखो इसमें देखो कई तल बन जाएंगे, ऐसे ऐसे आप काट दो इसको। अब इन तलों को ही
निर्देशांकों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे निर्देशांक क्या हो गए, एच के एल, और इन एच के एल को ही क्या कहते हैं, मिलर सूचकांक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी चलते हैं। अब देखो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि किसी क्रिस्टल को एक दूसरे के समांतर, कोई भी क्रिस्टल है उसको एक दूसरे के समांतर कई क्रिस्टल तलों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। मतलब कोई भी जो क्रिस्टल होता है ना, वो बहुत सारे क्रिस्टल तलों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लेते हैं ये आयत है, ये कोई क्रिस्टल तल है, द्विविमीय क्रिस्टल तल है, इसको ऐसे काट दो बर्फी की तरह से काटोगे ना, तो ये जो सारे क्रिस्टल तल बन जाएंगे। तो यही बात ये कहना चाह रहा है कि कोई भी क्रिस्टल जो तल है ना, वो बहुत सारे क्रिस्टल तलों से मिलकर बना होता है। और इन क्रिस्टल तलों की स्थिति बताने के लिए मिलर ने 3 निर्देशांक दिए। कौन से, एच के एल। मिलर ने 3 निर्देशांक दिए एच के एल, जिनको हम क्या कहते हैं, मिलर सूचकांक कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, मिलर सूचकांक कहते हैं। तो मिलर सूचकांक की सीधी सी परिभाषा हो जाएगी कि कोई भी क्रिस्टल है उसको एक दूसरे के समांतर कई क्रिस्टल तलों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और इन क्रिस्टल तलों की स्थिति को बताने के लिए मिलर नामक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 3 निर्देशांक दिए जिन्हें क्या कहते हैं, एच के एल, और जिसे मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेस कहते हैं। अब देखो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एच के एल के बारे में, आप देखो लिखने में लापरवाही करोगे। वो क्या लापरवाही करोगे, ये एच के एल है ना, हमेशा आपको किस में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में। किस में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में। दूसरा, कोमा नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे कोमा नहीं लगा हुआ है, विदाउट कोमाज आपको लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है। और ये जो एच के एल है ये भी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। कभी आप एक्स वाई जेड ऐसे मत लिख देना। तो कोमा भी नहीं लगाना है और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, बड़े ब्रैकेट में भी नहीं लिखना है, तो भी गलत है। मतलब ये लिखने की ऐसी ट्रेंड, मतलब इसको लिखा जाता है, मिलर सूचकांक को छोटे कोष्टक में बिना कोमे के लिखा जाता है। चाहे आप किसी भी बुक को उठा के देख लो, हालांकि सीबीएच में कुछ मिस्टेक्स हैं। देखो जिसे क्या कहते हैं, मिलर सूचकांक कहते हैं। अब देखो मिलर सूचकांक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी तल के मिलर सूचकांक उस तल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयों के व्युत्क्रम का अनुपात होता है। मतलब देखो जैसे ये कोई हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है और कोई क्रिस्टल तल इस हिसाब से है, तो यहाँ पे देखो ये एक्स अक्ष मान लो, ये वाई अक्ष मान लो और ये जेड अक्ष मान लो। तो एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड मान लो 5 मीटर है, ऐसे में 5 सेंटीमीटर मान लो, और 6 सेंटीमीटर वाई अक्ष पे, जेड अक्ष पे 7 सेंटीमीटर है। तो देखो मिलर सूचकांक क्या होते हैं कि किसी भी क्रिस्टल तल के द्वारा अक्षों पर काटी गई जो अंतःखंडों की जो लंबाइयाँ हैं उसका व्युत्क्रम होता है। तो 1/5, 1/6 और 1/7, ये जो राशियाँ होंगी वही क्या होंगी, मिलर सूचकांक होंगी। बाकी इसको और डिटेल से बता देंगे कैसे हम मिलर सूचकांक प्राप्त करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी आपको, कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ी नहीं जाएगी। तो देखो किसी तल के मिलर सूचकांक उस तल द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयों के व्युत्क्रम का अनुपात होता है। अब देखो अब कैसे प्राप्त करेंगे, ये तो हो गया मिलर सूचकांक की दो परिभाषाएं हमने पढ़ ली। अब देखो यदि क्रिस्टल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः OA, OB, OC, मतलब कोई भी क्रिस्टल है उसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्या है, OA, OB, OC हैं, तो मिलर सूचकांक को देखो किस हिसाब से लिखेंगे। जैसे H एक्स अक्ष पे काटे गए अंतःखंड का व्युत्क्रम, K वाई अक्ष पे काटे गए अंतःखंड का व्युत्क्रम, और L जेड अक्ष पे काटे गए अंतःखंड का व्युत्क्रम। अब देखो H के L को हम कैसे लिखेंगे, H लिखेंगे A/OA। OA क्या है, एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। A क्या है, जालक नियतांक है। जालक नियतांक क्या होते हैं, जैसे अभाज्य जो कोष्ठिका होती है ना, उसकी जो भुजाओं की जो लंबाई है, जैसे अभाज्य कोष्ठिका है ये, इसकी लंबाई A है, चौड़ाई B है और ऊंचाई C है। तो देखो अभाज्य सदिश जो होते हैं ना, जैसे अभाज्य कोष्ठिका के जो सदिश हैं
क्योंकि देखो इससे छोटी हम आयतन की कल्पना ही नहीं कर सकते। एक कोष्टिका या भाज्य कोष्टिका से छोटा थोड़े ना कोई आयतन होता है। न्यूनतम आयतन वाला वह बहुफलक जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर एक क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है उसे हम अभाज्य कोष्टिका कहते हैं। तो देखो ए बी और सी क्या है, अभाज्य सदिश हैं। इन्हीं को हम जालक नियतांक कह सकते हैं, इन्हीं को अभाज्य कोष्टिका की भुजाएं कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, जालक नियतांक है या अभाज्य सदिश है। ओ ए क्या है, एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है। के कैसे प्राप्त करेंगे, मिलर सूचकांक के कैसे प्राप्त करेंगे। बी जालक नियतांक है, मतलब अभाज्य सदिश की चौड़ाई है कह सकते हैं। और ओ बी क्या है, क्रिस्टल तल के द्वारा वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। सी एल कैसे ज्ञात करेंगे, सी मतलब लंबाई ऊंचाई हो गई ये। और ओ सी क्या है, क्रिस्टल तल के द्वारा जेड अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। और ओ ए ओ बी पी क्यू आर से भी इनको डिनोट कर देंगे। ओ ए क्या है, पी मतलब एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, इसको क्यू भी कह सकते हैं, इसको आर भी कह सकते हैं। देखो अभी बता देंगे। अब देखो ये जो विधि है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। मिलर सूचकांक ज्ञात करने की विधि, मिलर सूचकांक को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस विधि में हम आपको ये बताएंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास में तो हम एक न्यूमेरिकल तो हम खुद कराएंगे, उसके बाद में एक आपको होमवर्क दे के चले जाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो ऑब्जेक्टिव की होगी, जिसमें सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको इंक्लूड करेंगे। तो देखो मिलर सूचकांक ज्ञात करने की विधि क्या है। सबसे पहले सर्वप्रथम क्रिस्टल के अक्षों को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे ऐसे मान लिए कि एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 2, वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 3 और जेड अक्ष पे काटा गया अंतःखंड क्या है, 4 है। तो सर्वप्रथम क्रिस्टल के अक्षों को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अंतःखंडों के जालक नियतांकों पी ए क्यू बी आर सी के रूप में लिखते हैं। जैसे अंतःखंड जो है ना, इनको पी ए क्यू बी आर सी के रूप में लिखेंगे। जैसे 2a 3b और 4c ऐसे लिखेंगे, आर सी के रूप में लिखते हैं। फिर क्या करते हैं हम, 1/p 1/q 1/r ज्ञात करते हैं। तो देखो ये किसके बराबर है, पी ए क्यू बी और आर सी, ये बराबर है 2a रेशियो भी लगा दो बीच में 3c 4c ना। अब इनका क्या बोले 1 कर देंगे। फिर इनका 1/2 ये पी किसके बराबर 2 के, क्यू किसके बराबर 3 के, आर किसके बराबर 4 के। तो 1/3 1/4 ऐसे हो जाएगा। अब देखो फिर क्या करते हैं, एक बार हम देखो इसको पूरे को आसानी से पढ़ ही लेते हैं आराम से। अंतःखंडों को जालक नियतांक पी ए क्यू बी आर सी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 1/p 1/q 1/r ज्ञात करते हैं। अब ये ज्ञात करने के बाद में देखो इन तीनों का एलसीएम से तीनों को गुणा करने पर जो प्राप्त जो राशियाँ होंगी वो क्या होंगी, HKL होंगी, मतलब मिलर सूचकांक होंगी। ये 4 नियम तो कॉमन है, 5वां जो नियम है वो महत्वपूर्ण है। देखो जब मिलर सूचकांक क्या हो, ऋणात्मक आ जाएं तो अब क्या करोगे, आप तो मुसीबत में फंस गए। तब उन पर बार लगाकर लिखा जाता है। जब मिलर सूचकांक अगर ऋणात्मक आ जाएं तो उन पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, उस तल के मिलर सूचकांक ज्ञात करो जो तीनों अक्षों को A/3b -2c, ये पहले से ही ए और बी पी क्यू आर ABC के फॉर्म में लिखे हुए हैं, के अनुपात में काटता है, जहाँ पे ABC क्या है, जालक नियतांक है। अब देखो सबसे पहले देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी 2012-13 में पूछा गया, बाद में पूछा गया, ये MSc एंट्रेंस की बात है। अब देखो सबसे पहले ये जो मिलर सूचकांक हैं इनको PA/QB/RC की फॉर्म में लिखेंगे, PA/QB/RC। तो PA/QB/RC बराबर A/3 -2b। अब देखो इनसे हमें देखो PQR निकालेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1/3। फिर हम क्या करेंगे, 1/P 1/Q 1/R। तो 1/P 1/Q 1/R निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 -1/2। अब क्या करेंगे, एलसीएम से गुणा करेंगे। एलसीएम से गुणा करेंगे ना, तो एलसीएम के गुणा करने के बाद में आपको ये क्या बन जाएगा, HKL बन जाएगा। अब इसको एलसीएम से गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना है, 6 है। 6 से गुणा करेंगे 6, 1/3 को 6 से गुणा करेंगे 2, -1/2 को 6 से गुणा करेंगे तो -3। अब देखो ये तो हमारे पास ये राशि आ गई, ये मिलर सूचकांक की है, लेकिन ये नेगेटिव में आ गया। तो नेगेटिव में आता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो 6 3
6 2 3 बार, ये क्या होंगे? मिलर सूचकांक होंगे। बहुत ही आसान सी है और ये आपके लिए होमवर्क हो गया। एक क्रिस्टल के मिलर सूचकांक याद करो जिनके अक्षों के प्रतिच्छेद ये हैं, ये हैं, ये हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है, होमवर्क है, जिनको आप नेक्स्ट क्लास में करोगे। और देखो, उन तलों के मिलर सूचकांक याद करो जो एक्स वाई अक्षों को 3a 4b के अनुपात में काटते हैं और जेड अक्ष के समांतर हैं। तो ये भी आपको होमवर्क करना है और ये जो क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से आपको यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। देखो, हमारे जो स्टूडेंट हैं इन्हीं नोट्सों को पढ़ के जिनको 34 आउट ऑफ 34 भी नंबर आए हैं, तो नोट्स की जो क्वालिटी है वो A1 है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको तो अच्छे से देखो, जैसे 1 2 बार इनका नोट्सों को भी आपको 2 बार सुनना है, ताकि देखो जैसे आप एक बार आप जैसे नोट्स तैयार कर रहे हो, जब आप रिवाइज़ करो ना, तब कितने 12 13 15 20 मिनट का एक वीडियो होता है, उसको 1.5 गुना 2 गुना में करके आप सुन लेना। तो उससे रिवाइज़ करो ना, ताकि आपको देखो दिमाग में दोबारा से वही चीज़ें आ जाएंगी एक बार फिर से। तो ये रिवाइज़ करो, तीसरी बार रिवाइज़ करो, तब भी आपको 2 3 बार इन वीडियो को सुनना है, ताकि यहीं पे आपको याद हो जाए। और वैसे भी जो सुनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से याद रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो नमस्कार, जय हिंद।